जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आगे भी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इस वीडियो पर, इस चैनल पर लगातार मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस के वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं। पर डे अपलोड होते हैं। सारे वीडियोज़ आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो है वो गद्यांश से हो गया है। पद्यांश से, पद्यांश आपके सामने दिया गया है और इस पद्यांश को पढ़ना है और इस पर आधारित 21 से 25 यानी 5 सवाल आपको हल करने हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अब न गहरी नींद से तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना में सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। यह हमारा पद्यांश हो गया। इस पद्यांश के आधार पर हम 21 से 25 नंबर सवाल हल करेंगे। चलिए, गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? चिंता युक्त होना, मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना या बेखबर होना। तो इस पद्यांश से पता चल रहा है कि गहरी नींद में सोने का मतलब होता है बेखबर हो जाना, एकदम चिंता मुक्त हो जाना। ठीक है, तो बेखबर हो जाना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? पतन की राह पर, पाताल में, अतल गहराई में या जहाँ सूर्यास्त होता है। तो हम जरा सा देख लेते हैं यहाँ पर। अब न गहरी नींद से सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल में तुम्हें जाने न दूंगा, है ना। इसका मतलब है कि गलत रास्ते पर या तो फिर जो है तुम्हें गर्त में नहीं जाने दूंगा, पतन की राह पर तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ऐसा कवि कह रहा है। ठीक है, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला कह रहे हैं, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? यह कवि का दायित्व है ताकि लोग गीत सुन सके, ताकि लोगों में गतिशीलता आ सके और प्रगति पथ पर बैठ सके। और सुबह हो गई है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही भाई? गतिशीलता आ सके लोगों में और प्रगति पथ पर बैठ सके। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपने चुना ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास अलंकार। तो जब एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो जाती है, देखिए अ, तो वहां पे क्या हो जाता है? अनुप्रास अलंकार का भेद हो जाता है। कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? जागृति, हर्ष, कोलाहल या आकाश। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। कविता का पूरा भेद यही है कि भाई आपको मैं जगाने आ रहा हूं, मैं जगाऊंगा आपको ताकि आप गलत रास्ते पर ना जाएं, गर्त के रास्ते पर ना जाएं। तो इसलिए उपयुक्त शीर्षक जो होगा वह जागृति होगा। अगला प्रश्न, अब पैसे से खत्म हो गया सवाल। निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है या इनमें से कोई नहीं। शुद्ध वाक्य बताइए आप। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। देखिए पहला दूसरा क्यों गलत है, ध्यान देखिएगा। मेरे घर के पास हलवाई की एक हलवाई की दुकान है, एक हलवाई की दुकान नहीं होता, हलवाई की एक दुकान होती है ना। तो आपने कहा मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, इसीलिए ये भी गलत है, इसीलिए ये भी गलत है। तो दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला, पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली है? मगही, कन्नौजी, मैथिली या अवधी। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी, कन्नौजी, तो बिल्कुल सही जवाब है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, है ना, ये सारे के सारे, हरियाणवी, बांगरू, ये सारे के सारे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अब मगही, मैथिली और भोजपुरी ये तीनों के तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली ये तीनों के तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अब एक राजस्थानी हिंदी भी होती है, राजस्थानी हिंदी जो है उसके अंतर्गत मेवाड़ी, मेवाती, है ना, मारवाड़ी, ये सारे बोलियां आती हैं। आणविक भट्टियां असीमित शक्ति खाली स्थान का स्रोत है। साधन, स्रोत, उपकरण या फिर माध्यम। यदि आपने सुना ऑप्शन नंबर डी, माध्यम, तो बिल्कुल सही जवाब है। आणविक भट्टियां असीमित शक्ति माध्यम का स्रोत है, मतलब शक्ति का मीडिया है वो, है ना, माध्यम बनता है आणविक भट्टियां। अगला प्रश्न, अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखिमात, और चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात।
प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? करुण रस, विभत्स रस, अद्भुत रस या वात्सल्य रस? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी अद्भुत रस तो बिल्कुल सही बात हो जाएगा। अद्भुत रस जो है, अद्भुत का जो स्थायी भाव होता है विस्मय, मतलब जिस पद्य को पढ़ने के बाद आप विस्मित हो जाए, चकित हो जाएं, तो वो हो जाएगा क्या? अद्भुत रस। अब देखिए चकित नाम का शब्द भी आ गया, इसी से आप पकड़ ले जाइए। बाकी अर्थ देखना है तो देखिए, अखिल भुवन चर अचर, मतलब अखिल, अखिल मतलब सभी, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, माता जो है सब हरि भगवान के मुख में देखकर माता जो है चकित भई गदगद वचन विकसित दिग्पुरगातु, मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। तो आपने कहा कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। अब रस की चर्चा आ गई है तो रस की निष्पत्ति कहाँ से हुई है? नाट्य शास्त्र से हुई है, जो भरत मुनि ने लिखा था। उसमें रसों की संख्या थी 8, अब बढ़ा के हो गई है 9। कौन से? शांत रस बढ़ा दिया गया है। बाद में 2 और जोड़े गए नए विद्वानों द्वारा, वो हैं भक्ति रस और वात्सल्य रस। देखिए सारे रसों की बात कर लेते हैं। अद्भुत रस का मतलब बता दिया मैंने आपको। करुण, करुण का मतलब जिस पद्य से पढ़ने से आपको शोक का भाव मन में उत्पन्न हो, उसे करुण रस कहते हैं, और करुण का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता भी है। विभत्स रस, विभत्स का अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा, और विभत्स का मतलब होता है घृणा, है ना। जिस पद्य को पढ़ते समय आपके मन में एकदम घृणा उत्पन्न हो जाए कि अरे ये क्या हो रहा है, तो वहाँ विभत्स रस होता है। और वात्सल्य रस जब किसी बड़े का छोटे के प्रति प्रेम होता है, वत्सलता उसको कहते हैं, वत्सलता उसका स्थायी भाव होता है, वात्सल्य रस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, कोलकाता, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है वो महाराष्ट्र के वर्धा में है ना। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, तो वो कहाँ हो जाता है? महाराष्ट्र के वर्धा में। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? सूरसागर, चित्ररेखा, सूर सरावली या साहित्य लहरी? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी चित्ररेखा तो बिल्कुल सही जवाब है। चित्ररेखा सूरदास की रचना नहीं है। सूरदास की रचना सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी है, चित्ररेखा नहीं है। चित्ररेखा है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना और कौन सी है? पद्मावत, अखरावट, है ना। इसके बाद जो है कि चित्ररेखा, है ना। तो ये जो है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। और सूरदास की रचना की बात करें तो सूरदास की रचना सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, है ना। एक बात जो है कि इसका दशम स्कंद टीका, नागलीला, भगवत गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, सूर सागर सार, प्राण प्यारी, ये सारे के सारे सूरदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द बताएं। धीर ललित, धीरोधत, धीरोदात्त, इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है। धीरोदात्त बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक बात ध्यान रखिएगा, धीरोदात्त जो है ये वर्तनी में भी बहुत पूछा जाता है, तो आपको ये दे देगा, ये दे देगा और 2 ऑप्शन दे देगा, लेकिन सही धीरोदात्त यही होगा कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक जो होते हैं उनके लिए एक शब्द जो होता है वो धीरोदात्त होता है। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? लखनऊ, इलाहाबाद, मथुरा या वाराणसी? यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर सी मथुरा तो बिल्कुल सही जवाब है। ब्रजभाषा का जो केंद्रीय क्षेत्र है ना, वो मूल क्षेत्र जो है वो मथुरा ही है ना। मथुरा मूल क्षेत्र है, लेकिन इसके बाद भी अलग अलग जिले हैं, जैसे बदायूं जिला, हरियाणा का गुड़गांव जिला, है ना, मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला, राजस्थान का भरतपुर, धौलपुर जिला, ये सारे के सारे ब्रज क्षेत्र हैं, है ना। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, हाथरस, ये सारे के सारे ब्रजभाषा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, और ब्रजभाषा किस हिंदी के अंतर्गत आता है? तो आता है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? भय का शमन शुरू में कर देना चाहिए, दुश्मन पर पहले ही वार कर देना चाहिए, रौब पहले ही दिन पड़ता है फिर नहीं पड़ता, बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए, इसका मतलब बिल्कुल सही है। बिल्ली को पहले ही दिन मार देना चाहिए, यानी भय का शमन, भय का अंत सबसे पहले शुरू में ही कर देना चाहिए, इसके बाद काम को आगे बढ़ाना चाहिए। लोकोक्ति मुहावरों के लिए मैं आपको राय दूंगा कि लगातार 2-4-10 लोकोक्ति मुहावरा प्रतिदिन याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, तभी इसका आनंद आप उठा पाएंगे। एक साथ बैठेंगे पढ़ने तो फिर ना तो आप पढ़ पाएंगे ना तो याद कर पाएंगे।
अगला प्रश्न, सहोदरा निम्न में से किसका पर्यायवाची है? बहन, पृथ्वी, भाई, उरग। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। सहोदरा का जो पर्यायवाची होता है वह बहन होता है। सहोदर अगर कहते हैं तो भाई होता है ना। पृथ्वी मतलब जानते हैं, भाई मतलब जानते हैं, उरग मतलब सांप होता है ना। उरग, पन्नग, सर्प ये सारे के सारे सांप के पर्यायवाची हैं। अनभिज्ञ, ये गलत लिखा हुआ, 9 पे छोटी की मात्रा नहीं रहेगा, अनभिज्ञ होता है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप क्या है? भिज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ या अनअभिज्ञ। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही जवाब है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है। अब देखिए ये 4 शब्द ऐसे हैं, मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जनरेट करते हैं। देखिए कैसे, एक होता है शब्द अज्ञ और उसका विलोम जो होता है वो होता है भिज्ञ। बहुत ध्यान दीजिए, समझिएगा, अज्ञ का भिज्ञ और अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। तो अज्ञ, भिज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ। अब समझिएगा बात को, अज्ञ का मतलब क्या होता है? जो जानकार नहीं होता है, मूर्ख, ज्ञान शून्य जो होता है उसे हम अज्ञ कहते हैं। और भिज्ञ का मतलब जानकार होता है। अभिज्ञ का मतलब भी जानकार होता है। यहीं पे लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अभिज्ञ मतलब वो समझते हैं कि मतलब जो जानकार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभिज्ञ का मतलब जानकार होता है और अनभिज्ञ का मतलब बिना जानकार होता है ना। जो जानकार नहीं होता है उसको हम अनभिज्ञ कहते हैं। अभिज्ञ मतलब जानकार। इसका मतलब क्या हुआ? अज्ञ, भिज्ञ, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, है ना। अज्ञ का विलोम भिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। अब अज्ञ मतलब न जानकार, भिज्ञ मतलब जानकार, अभिज्ञ मतलब भी जानकार और अनभिज्ञ मतलब ना जानकार। एकदम स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इसको अच्छे से, जहाँ कहीं भी आपका नोट्स अच्छे से मेंटेन हो वहाँ पे आप इसको रख लीजिए कोने में कहीं पे, बार बार इसको देखिए। अज्ञ मतलब ज्ञान शून्य, भिज्ञ मतलब जानकार, अभिज्ञ मतलब भी जानकार और अनभिज्ञ मतलब मूर्ख। ठीक है, अगला प्रश्न, वचनामृत का समस्त पद विग्रह क्या होगा? है ना, मतलब समास विग्रह पूछ रहे हैं। तो अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, वचन रूपी अमृत या इनमें से कोई नहीं। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही जवाब है। वचनामृत का जो समास विग्रह होगा वो होगा अमृत रूपी वचन, है ना। वचनामृत, कहीं पे आप संस्कृत में या तो फिर कहीं का पंक्ति में, श्लोक में पढ़ते होंगे अमृत वचन, है ना, या वचनामृत। तो आपने कहा वचनामृत का मतलब वचन जो है वो अमृत के समान है, मतलब अमृत रूपी वचन, है ना। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सखी धन आगमन, सख्यागमन किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ, गुण, वृद्धि या यड़। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर डी यड़ संधि तो बिल्कुल सही जवाब है। देखिए संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत 5 पार्ट होते हैं। अब वो 5 पार्ट कौन कौन से? दीर्घ, गुण, यड़, वृद्धि और अयादि। ठीक है, ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। और उसी का तीसरा भेद होता है यड़ संधि। और यड़ संधि का नियम कहता है यदि ई या ई बड़ा ये छोटी ई के साथ अगर अ या आ मिल जाता है तो यह अ हो जाता है, य हो जाता है। क्या हो जाता है? य। और उ या उ के साथ अ मिल जाता है तो क्या हो जाता है? व हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? ई धन आ, तो ई अ य और आ लग गया तो या, ई आ या। तो सखी आगमन, सखियागमन, तो सखियागमन हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? यड़ संधि। कौन संधि है भाई? यड़ संधि हो जाता है। अगला प्रश्न है ससुर शब्द का तत्सम क्या है? सस्वर, स्वसुर, श्वसुर या श्वश्रु। ये 4 ऑप्शंस हैं। यह अंतिम प्रश्न है, यह आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट में होमवर्क का जो है कि जवाब कमेंट कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी और भी वीडियोज ऐसे देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके और भी वीडियोज देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।